हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, ये वीडियो आप सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। इसकी फाइल मैं आपके पास भेज दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, उससे आप रिटर्न कर लेना। अपनी बुक पास रखना प्रदीप की, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक आप उसमें जो फाइल भेजूंगा उससे लिखते रहना जो समझ में आए, अदरवाइज बुक में वही चीजें आपको दोबारा मिलेंगी लिखने के लिए, ठीक है। तो चाहे आप बुक का यूज खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज मैं नोट्स भी भेज दूंगा। तो यहाँ पे पूरा पॉसिबल लिखना नहीं हो पाएगा क्योंकि थियोरटिकल सा पार्ट है आज का हमारा, ठीक है पूरा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात आती है फोर्स। फोर्स क्या होता है? देखो, फोर्स हम किसे कहते हैं? किसी भी बॉडी को पुश या पुल करें हम, ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट विद फोर्स कुछ आगे चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी को पुश और पुल करने से बॉडी या तो रेस्ट पे आ जाए या मोशन में आ जाए, ठीक है। ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। अगर आप मेरी बातों से लिख पाए ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। समझ गए इस बात को? क्या कि किसी भी बॉडी पे जब हम पुश और पुल एक्ट करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट चेंज होने का मतलब या तो वो बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी या वो बॉडी किस में रहेगी? मोशन में रहेगी, ठीक है। तो कोई कह देता है कि हमने दीवार पे पुश किया तो दीवार तो नहीं हिलती, ठीक है। दीवार बिल्कुल नहीं हिलती, ये बात हमने मान ली, लेकिन हम अपना काम क्या कर रहे हैं? हम उस बॉडी पे अपना क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। हम उसको पुश करना चाह रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, उस पर वर्क नहीं हो रहा कुछ भी। कहने वाली बात क्या है? उस पर वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को, जैसे फुटबॉल है, उसको आप किक करें, ठीक है, तो आपने उस पर क्या लगा दिया? पुश कर दिया उसको आपने, ठीक है। तो वो क्या होने लग गई? हवा में उड़ने लग गई। इसका मतलब क्या है कि आपने उस बॉडी पे क्या लगाया होगा? फोर्स। ओके, ये बात समझ गए आप? फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। फोर्स के बहुत सारे क्या होते हैं? इफेक्ट्स होते हैं। वो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? जैसे देखो, कोई भी फोर्स, ठीक है, बॉडी के मोशन को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। जैसे किसी ने, जैसे कैच आ रही है अपने पास, क्रिकेट बॉल की जैसे हम फेंकते हैं ना तो कैच आती है अपने पास, तो वो बॉल किस में है? मोशन में है, लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं? कैच करके रेस्ट पे कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? बाय अप्लाइंग फोर्स। हमने कुछ फोर्स लगाया और वो बॉल किस में आ गई? रेस्ट में, ठीक है। जब हम बैट को बॉल से हिट करते हैं, ठीक है, बॉल को बैट से हिट करते हैं तो बॉल मूव करने लग जाती है, तो उसका मतलब मूविंग बॉडी। ये फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी को मूव भी कर सकता है। समझ गए? ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। हम किसी भी फोर्स से किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम किसी भी फोर्स से बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे भाई मान लेते हैं आप बस से आ रहे हैं स्कूल में, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है बस बिल्कुल सीधी चलती है, ठीक है। बस को अपने टर्न लेने पड़ते हैं। टर्न लेने के लिए ड्राइवर क्या करता है? उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है, हैंडल से, ब्रेक से, जैसे भी लगाता है वो, लेकिन अपनी तरफ से वो क्या करता है? फोर्स लगाता है, तभी वो चीज मुड़ पाती है, ठीक है। साइकिल है, साइकिल को आप अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में टर्न करना चाहोगे तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फोर्स क्या काम करता है? बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करता है। इसका मतलब फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लास्ट चैप्टर में,
कि जिसकी डायरेक्शन होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, ठीक है। तो फोर्स का काम समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम फोर्स को चेक कर सकते हैं किसी भी बॉडी पे पुश और पुल एक्ट करते हुए। अब दो चीजें देखो यहां से, एरिस्टोटल फैलेसी एंड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, इनको समझने की कोशिश करें आप एक बार, क्या होते हैं ये देखो। एरिस्टोटल एक अच्छे फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे फिजिक्स के लिए, ठीक है। उन्होंने फिजिक्स में कई बातें बताई। सबसे पहली चीज उन्होंने इस चैप्टर के लिए क्या बताया वो सुनिए आप। उन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव करता है तो कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है, होता है ना कि किसी बॉल को आप फेंकें तो ऐसा तो नहीं है कि वो परमानेंट चलती रहती है, तो कुछ ना कुछ देर के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो इस फैलेसी का मतलब देखो अब क्या है। फैलेसी का मतलब ये होता है कि उन्होंने उस पे रोंग कंसेप्ट दिया था। फैलेसी का मतलब क्या है, रोंग कंसेप्ट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि कोई बॉडी के पास खुद के रेस्ट होने के चांसेस होते हैं। मतलब कोई बॉडी है ना, उसके अंदर ये गुण होता है कि वो खुद रेस्ट पे आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो रेस्ट पे क्यों आती है बॉडी, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, वो किसी भी मोशन को अपोज करता है। मतलब क्या है, एक ऐसा इनविजिबल फोर्स, ये क्या होता है, ये एक इनविजिबल फोर्स होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो जैसे आप किसी भी बॉल को जब आप सरफेस पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये सरफेस इस पे एक अपोजिट फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, एक अपोजिट फोर्स, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये बॉल थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, ठीक है। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या बताया कि ये जो बॉल चलती है ना, तो ये कुछ देर के बाद रुक जाती है, तो ये बॉल के अंदर गुण होता है ऐसा, ठीक है। ये इस बॉल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको, इसी टॉपिक को फिर हमने नाम क्या दे दिया, एरिस्टोटल फैलेसी। मतलब एरिस्टोटल ने एक रोंग कंसेप्ट दिया था जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर इसको ठीक किसने किया, इसको ठीक किया गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया ने। किसने ठीक किया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया ने। गैलीलियो ने यह बताया कि किसी भी बॉडी के अंदर रेस्ट होने का अपना प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। वो क्या होती है कि किसी भी सरफेस में कांटेक्ट आने के साथ ना उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, और वो फोर्स उस बॉडी के मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। तो इस अपोजिट फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। और इसका दूसरा नाम क्या है, इनविजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। समझ गए इसके बाद, ठीक है। भाई आप साइकिल चला रहे हो, आप पेडल मारना बंद कर दीजिए। एक बार आपने मोशन मिला यार, पेडल मारना बंद कर दीजिए, उसके बाद क्या होगा, साइकिल क्या होगी, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी अपने आप। क्यों रुक जाती है वो, तो ग्राउंड है ना, ग्राउंड वो एक खुद का अपोजिट मोशन लगाता है जिसके कारण वो साइकिल रुक जाती है। और उसी मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन मोशन या फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये दो चीज समझ में आ गई। एरिस्टोटल फैलेसी क्या थी कि उसने ये बताया था कि बॉडी के खुद के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो रेस्ट पे जाती है, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं था भाई, ये गलत है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, गैलीलियोज लॉ। गैलीलियो ने क्या बताया कि कोई भी बॉडी है वो जब रुकती है ना, तो उसके साथ एक अपोजिट मोशन काम कर रहा था, अपोजिट फोर्स काम कर रहा था, उसका नाम क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। गैलीलियोज ने क्या बताया, देखो
वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब समझते हो आप? वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल खाली जगह, मतलब जिसमें कोई मीडियम ना हो। जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा है? घड़ी का पेंडुलम वो हमेशा हिलता रहता है। क्यों हिलता रहता है? वो रुकता क्यों नहीं है? कभी नहीं रुकता ना। वो देखा होगा ना आपने घड़ी का पेंडुलम, वो नीचे वाला, वो क्यों नहीं रुकता? क्योंकि वहां पे क्या होता है? वैक्यूम होता है, वहां पे कोई मीडियम नहीं होता। ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या बताया कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से डाला इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो ये कंटेनर के अंदर बॉल जब यहां से रिलीज की तो ये इस साइड पे गई, वापस छोड़ा तो इस साइड पे वापस आ गई। ठीक है, समझ गए इस चीज को? ठीक है। दूसरे कंसेप्ट उसने ये बताया कि जब हम इसको थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं तो भी बॉल का प्रोसेस वही था, तो भी बॉल का प्रोसेस वही था। ठीक है, मतलब इस स्पेस को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो भी बॉल इतनी हाइट पे गई। ठीक है, जब हमने इसको ऐसा किया, मतलब ये वाला पोर्शन काट दिया, तो ये बॉल कंटिन्यू ऐसे मूव करती रही। ये 3 केसेस उसने बताए थे। इन 3 केसेस से उसने कंक्लूजन क्या निकाला वो सुनिए आप, वो इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या निकाला? अगर किसी बॉडी के अंदर, देखो कंक्लूजन बताओ आपको क्या है इसका। अगर किसी बॉडी के अंदर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है। उस नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर फोर्स नहीं लगा रखा हमने, लेकिन वो बॉडी मोशन के अंदर है, ठीक है, या रेस्ट पे है। तो उसने क्या बताया? द बॉडी इज परमानेंट एट रेस्ट और मोशन along a straight line। उसने क्या बताया कि अगर किसी बॉडी के अंदर फोर्स नहीं है तो क्या हो सकता है? तो ये होगा कि या तो वो बॉडी परमानेंट रेस्ट पे होगी, ठीक है, या वो बॉडी किस में होगी? परमानेंट मोशन में होगी, जब तक हम उस पर क्या ना लगाएं? एक फोर्स ना लगाएं। ठीक है, किस में रहेगी? परमानेंट मोशन में रहेगी, लेकिन किसके अलावा रहेगी? स्ट्रेट लाइन के अलावा। क्यों? क्योंकि सीधा जब चलेगी ना बॉडी तो उसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज को टर्न करेंगे इस तरफ तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, फोर्स का दूसरा मतलब क्या है? बेंडिंग, टर्निंग। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो यहां से उसने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को अराइव दिया और उस डेफिनेशन का नाम है इनर्शिया। इनर्शिया, और ये डेफिनेशन इसी से बेस्ड है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, द बॉडी इज एट परमानेंट रेस्ट और मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसी टर्म को उसने क्या नाम दिया? इनर्शिया। ठीक है, ये बात समझ रहे हो आप? इतनी बातें, ठीक है। जब आप नोट्स बनाओगे तो और अच्छी तरह समझोगे, हर लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना आप। जैसे फिजिक्स की बुक आप लेके बैठना और जो मैं फाइल भेजूंगा उसमें से आपको समझ में ना है ना, जैसे वर्ड को समझ में आए तो आप उसको बुक से देख देख के लिखना। ठीक है, तो 2 बार लिखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा हर चीज। ठीक है, यहां ऐसा नहीं लिखना कभी मेरी तरह लिख दो आप, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं अभी, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। तो अब हम बात करेंगे कि गैलीलियो ने क्या बताया? इनर्शिया। इनर्शिया, देखो उस इनर्शिया में इन्होंने क्या क्या बताया। पहली चीज, आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत काम आने वाली चीज है इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई हम बाहर से अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो वो बॉडी किस में रहेगी? परमानेंट रेस्ट पे। और परमानेंट किस में रह सकती है? वो मोशन में रहेगी। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो इसी प्रॉपर्टी को इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक है, द इनहेरेंट property of a body which
changes the state of rest or motion, ठीक है, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसका मतलब देखो क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है, ठीक है। क्या कहता है कि कोई बॉडी है, उसके पास इनहेरेंट का मतलब होता है गुण, ऐसा गुण नहीं है अपने पास खुद का, ऐसा गुण नहीं है, ठीक है। क्या गुण नहीं है कि वो या तो खुद से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या वो खुद रुक जाए, खुद से तो मूव करे या खुद ही रेस्ट पे आ जाए, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। तो खुद से स्टार्ट होने के लिए भी उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की, और रोकने के लिए भी उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, रेस्ट की, ठीक है, फोर्स की जरूरत पड़ेगी एक। तो ये बातें समझ गए आप, ठीक है। तो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। अच्छा, ये इनर्शिया होता क्या है, इसकी चीज देखिए आप। ये 2-3 लाइन लिखूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा, इनको समझने की कोशिश कीजिए आप। Inertia depends upon mass। इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। सुना है नाम कभी मास का, ठीक है, सुना होगा ना मास। किसी भी मैटर के अंदर, जैसे इसका मास क्या है, इसका मास क्या है, ठीक है। मैटर कंटेन इन ए बॉडी, मटेरियल कंटेन इन ए बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, मास, ठीक है। तो ये मास पे डिपेंड करेगा कि किसका ज्यादा मास होगा, किसका कम मास होगा। देखो कैसे भाई, एक हमने रखा फुटबॉल, और एक हमने रखा स्टोन, दोनों सेम साइज के। एक हमने रखा फुटबॉल और एक हमने रखा स्टोन, दोनों किस साइज के, सेम साइज के। दोनों में फर्क क्या है, देखिए। मान लेते हैं आप इस फुटबॉल को किक कर रहे हैं और इस स्टोन को भी किक कर रहे हैं, ठीक है। तो फुटबॉल को किक करेंगे तो ये इजीली एयर के अंदर फ्लाइट हो जाएगी ना। लेकिन स्टोन को करेंगे तो अपना ही पैर तुड़वा बैठेंगे भाई, ऐसा नहीं होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो इनर्शिया किस में ज्यादा रहेगा, तो इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन मास। किसके लिए डिपेंड करता है, ये मास के लिए, ठीक है। जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा। ये बात समझ गए आप मतलब जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इसको मूव करवाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है भाई। एक तो आप कार को पुश करें और एक आप ट्रक को पुश करें, किसको पुश कर पाएंगे, कार को इजीली पुश कर पाएंगे, ट्रक को तो नहीं कर पाएंगे इजीली पुश, ठीक है। तो ट्रक को रोकने में भी दिक्कत होती है। देखा होगा आपने कि साइकिल से अगर हम जा रहे हैं तो एक्सीडेंट बहुत नॉर्मल होता है, और ट्रक से हम जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि कोई बच नहीं पाता है, होता है ना ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, 1 रुपए का क्वाइन है और 5 रुपए का क्वाइन है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो 5 रुपए का क्वाइन का इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि 5 रुपए वाला सिक्का होता है ना, उसका मास ज्यादा होता है भाई। 1 रुपए वाला तो हल्का सा होता है, देखा होगा ना आपने, ठीक है। तो मेरी ये बात समझ में आ गई, इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो यहां से हम 3 चीजों को डिफाइन करेंगे। अब देखो उनको समझने की कोशिश करो आप। inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction,
ठीक है, ये तीन चीजें हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तीन इनर्शिया के टाइप होते हैं कि इनर्शिया के मोशन किस तरह का होता है, इनर्शिया का रेस्ट किस तरह का होता है, इनर्शिया की डायरेक्शन किस तरह की होती है। ठीक है, तो इतनी काम आपको समझ में आ रहा है ना, ये चीजें आपको पता चल रही हैं कि जो मैं बता रहा हूं आपको। आगे सुनिए आप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या क्या होती है। देखो सबसे पहले मैं इसको बताता हूं, ध्यान से समझना, बस बहुत आसान आसान चीजें हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है। आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, ठीक है, आपके हर चीज माइंड में क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे नोट्स मत बनाना भाई, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी आप यही चेप दो। ठीक है, ऐसा मत करना बस। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपके पास पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, पिछली क्लास की 9th की कोई कॉपी अगर आपके पास है तो वो तो बहुत बेटर है। ठीक है, वहीं से मैं कहीं ना कहीं से आपके पास एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इस तरह के नोट्स मत बनाना। ठीक है, क्योंकि थियोरटिकल सा पार्ट है, अगर लिखने में लगेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और फिर 2 घंटे की वीडियो देखी नहीं जाती, होता है ना सर। 3 घंटे की फिल्म हम आराम से देख लेते हैं, लेकिन 2 घंटे की ये वीडियो नहीं देखी जाएगी फिर आपसे। ऐसा है नेचर, ह्यूमन नेचर है ये। ठीक है, आगे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझो पहले। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जांपल से देखो। देखो टायर छोटा बन गया, बड़ा। एक बस है, स्कूल बस लगा लो, जिसमें आप आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जहां से आप बैठे उस टाइम बस रेस्ट पे थी, आराम से। किस पे थी? रेस्ट पे। ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ने उसको मोशन में लाने का कोशिश किया, ठीक है, तो आप क्या होते हैं, आप देखो, आप पीछे की तरफ जाते हैं इस तरह। देखा आपने, कभी महसूस किया है? ठीक है, जब बस स्टार्ट होकर चलती है ना, ठीक है, तो आप किस तरफ जाते हैं? पीछे की तरफ। क्यों जाते हैं? इसके कारण जाते हैं भाई। किसके कारण जाते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ऐसा क्यों होता है? अब इसका रीजन देखिए। देखो मान लेते हैं यहां पे आप बैठे हैं आराम से इस चेयर पे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो आपका नीचे से कनेक्टेड है। ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, अपर पार्ट, ठीक है, इसमें 2 पार्ट आपको यूज करने पड़ेंगे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में क्या डिफरेंस है आप देखिए। अपर पार्ट क्या कहता है कि जब बॉडी गाड़ी मोशन में आती है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम, मैंने बस स्टार्ट सडनली, ठीक है, द पैसेंजर इज फेल बैकवर्ड, पीछे की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। क्यों होता है वो सुनिए आप। क्योंकि पैसेंजर जो है वो गाड़ी के साथ रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी किस में थी? रेस्ट में, और वो भी किस में था? रेस्ट में। ठीक है, तो किस में रहने की कोशिश करेगा? रेस्ट में। अभी मैंने बताया था इनर्शिया क्या होता है कि रेस्ट में कोई बॉडी है ना तो परमानेंट रेस्ट पे रहेगी, और मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो परमानेंट किस में रहेगा? वो मोशन में। ठीक है, तो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगी, और वो किस में रहने की कोशिश करेगा? मोशन में। ठीक है, अगली चीज, तो ये बस किस पे थी? रेस्ट पे थी। जब चलना स्टार्ट हुई तो पैसेंजर भी किस में रहने की कोशिश करेगा? रेस्ट पे। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है कि कोई बस सडनली स्टार्ट होती है तो जो पैसेंजर होता है वो पीछे की तरफ होता है, तो क्यों होता है ऐसा? ठीक है, तो उसका रीजन आप समझ गए होंगे। अगली चीज आप देखिए, अब दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब भी मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं दोबारा। देखो, अब कोई बस मूविंग है, मतलब अब आप बस में चल रहे हैं। बस किस में है? मोशन में, क्योंकि हम मोशन का पढ़ रहे हैं, मोशन में। ठीक है, आपने अचानक ब्रेक लगा दिए, आप किस तरफ जाते हैं? बताइए, आगे की तरफ जाते हैं। ऐसा होता है नहीं? बताइए, होता है ना? तो आप जाते हैं आगे की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अब बस के साथ किस में है? मोशन में है। ठीक है, तो बस किस तरफ चल रही थी? आगे की तरफ, इसीलिए आपका झुकाव किस तरफ होता है? आगे की तरफ। समझ गए या नहीं? दोनों चीजें अच्छी तरह समझ गए होगे ना आप? ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, समझ गए आप? ठीक है,
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, ठीक है। कोई एग्जाम्पल आप पढ़ें और ना समझ में आए ना तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि कोई बॉडी है, जैसे कोई आदमी है, ये इस तरह घूमना चाहता है, ठीक है, और ये गाड़ी में बैठा है। किसमें बैठा है? ये गाड़ी में बैठा है और ये अपनी गाड़ी को ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। ऐसे घुमाने का मतलब क्या है वो सुनिए आप। जब ये ऐसे घुमाता है ना तो हम जो है हमारी डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारा जो पोर्शन होता है ना वो आउटवर्ड होता है इस तरह। देखो जैसे हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल को ऐसे कर रहे हैं, तो साइकिल को ऐसे करते हैं ना तो हम इस तरफ होते हैं, इस तरफ, देखा ना। अगर इस तरफ हो जाएंगे तो साइकिल गिर जाएगी। भाई मेरी बात समझे, ठीक है। तो वो अपनी डायरेक्शन को भी इस तरह मेंटेन करता है ताकि वो चीज गिरे ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों चीज समझ गए, ठीक है। बुक से पढ़ोगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा, वर्ड टू वर्ड आप पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। देखो फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको पूरे इंटरेस्ट से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाए तो आपके लिए हर चीज व्यर्थ है फिर, ठीक है। हाँ, ये आपके लिए चिंता का विषय रहेगा फिर आगे जिंदगी भर। आगे देखिए आप, उसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं हम, एक और टर्म करते हैं पहले। लीनियर मोमेंटम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लीनियर मोमेंटम। भाई लीनियर मोमेंटम हम कहते हैं पी को। किसको कहेंगे हम लीनियर मोमेंटम? पी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है पी, ठीक है। अगली बात, होता क्या है मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, P इज इक्वल टू m इंटू में v। ऊपर जो निशान लगा रखा है ना वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो मोमेंटम भी एक ऐसी क्वांटिटी रहेगी वेक्टर। ओके, आगे ध्यान दीजिए। इस टर्म को हम कह देते हैं मोमेंटम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट होती है किलोग्राम। सुना है कभी मास? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। जैसे हम क्या बताते हैं? भाई इतना केजी है, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इसमें अभी आगे ग्राफ्स। देखो यहां से जो P है, P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? M के। भाई मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इसी तरह वेलोसिटी के भी कैसे है? डायरेक्टली। और मास और वेलोसिटी किस तरह है? इनवर्सली। देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इफ V इज कांस्टेंट। V क्या है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हम मान ले तो, ठीक है। अगर मास को हम कांस्टेंट मान लें तो ऐसा, अगर मोमेंटम को ही हम कांस्टेंट मान लें तो ऐसा। क्यों? क्योंकि V नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाने की स्टाइल को मैं आपको दोबारा बताता हूं, ग्राफ किस तरह बनाने हैं। देखो लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था, पहले ये दो एक्सिस बनाइए आप, जिसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है वो लिखिए। पहले P M, इसके बाद P V, इसके बाद M V। ऐसे बनाने हमें ग्राफ तीनों में, इन दोनों के बीच बनाने ना कांस्टेंट। देखो डायरेक्टली का मतलब होता है ग्राफ हमेशा कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इनवर्सली ग्राफ हमेशा कैसे आएगा? ऐसा। ये तो दो ग्राफ आप याद रख लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट और इनवर्सली का ग्राफ हमेशा ऐसा है, हाइपरबोलिक। इसको नाम वैसे कहते हैं हाइपरबोलिक, ठीक है। ओके, देखिए आगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखो आप एक बार पहले, कि हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करें
तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज। ये इनवर्स का मतलब यही होता है, ठीक है। किसी को अभी तक नहीं पता तो समझ लो आप कि मास जिसका ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। डायरेक्टली का मतलब ये है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। लेकिन यहां से हमें पता करेंगे वेलोसिटी जिसकी कम रहेगी ना उसका मास ज्यादा रहेगा। जैसे ये है और ये है, ठीक है। मान लेते हैं ये पत्थर का है, या कैसे भी लगा लो आप, ठीक है। ये इसका वजन ज्यादा है और इसका वजन कम है, ठीक है। तो कौन सी चीज ज्यादा दूर जाएगी भाई? एक हम पत्थर लें और एक हमने ईंट, अब फेंको दोनों को, क्या दोनों बराबर डिस्टेंस पे जा सकती हैं? स्पीड से फेंके तुम नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा वो थोड़ी डिस्टेंस गेन कर पाएगा, वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी, होती है ना। ये बात समझ गए आप? ईंट को आप फेंकेंगे तो थोड़ी दूर जाएगी, पत्थर को आप फेंको बहुत दूर चलाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर का मास कम है, ईंट का मास ज्यादा है, ठीक है। तो ये मोमेंटम काम समझ में आया, ठीक है। तो आपको पता चल गया जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मतलब हैवी बॉडी का मास ज्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम भी ज्यादा रहेगा। कार और ट्रक में ट्रक का मोमेंटम ज्यादा रहेगा अगर आप उसको मोशन लेके आएंगे तो, ठीक है। समझ गए? एक लास्ट काम और करते हैं आज के लिए हम। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे भाई। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों में देखो क्या था। इस लॉ को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ फोर्स। और इसको हम क्या कहेंगे? ओरिजिन ऑफ फोर्स। तीनों लॉ के मतलब समझ गए आप क्या है? पहला काम तो क्या करेगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। जो आपने इनर्शिया में पढ़ा था ना वही न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है। इनर्शिया में आपने क्या पढ़ा था? If no external force is applied on a body is continue to be at rest or motion। यही होता है फर्स्ट लॉ बस। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ गए? ठीक है। तो पहला लॉ किसको डिफाइन करेगा? फोर्स को, ठीक है। दूसरा और तीसरा लॉ हम करेंगे कल, ठीक है। पहले लॉ बताता है कि फोर्स नाम की कोई चीज होती है, उसके बाद इसको मेजर करने का तरीका क्या है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। और उसका ओरिजिन क्या है, किस तरह ये काम करता है, ये दोनों काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आ गया ना आपको? इतना ही है बस। जो इनर्शिया में हमने पढ़ा है ना उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह नहीं लिखना है, मैं दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके पास नोट्स भेजूंगा जब ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। लेकिन इस काम को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि कल ही बनाऊं, तो कल तक आपको ये काम कंप्लीट करना है भाई, ठीक है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आप थोड़ा सा सीरियस लें। ओके, गुड बाय।